चलिए गाइस, जिस चीज का बेसब्री से हर वन पीस फैन को इंतजार था वो दिन आ गया है। ईमू का फेस और जेंडर दोनों रिवील हो गया है। 800-900 साल का हैंडसम गबरू जवान लौंडा है अपना ईमू। अब ईमू शान से अपने जेंडर वाले ऑप्शन के सामने मेल लिख सकता है। क्या कैसे है सब कुछ देखेंगे वन पीस चैप्टर नंबर 1179 नेरोना ईमू डिसेंट। कवर पेज कुछ इतना खास नहीं है। यमातो एस और तामा पिक के साथ मजे कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा ईमू गुनको की बॉडी में लूफी और लोकी से पिटने के बाद होली लैंड वापस आ जाता है और अपनी असली बॉडी में एल्बाफ जाने का ऐलान कर देता है गोरोसे के सामने। ये वाला चैप्टर वहीं से शुरू होता है। गोरोसे ईमू को समझाने की कोशिश करते हैं। ग्रेट ईमू, क्या हमने सही सुना? आप एल्बाफ खुद से जाने के बारे में सोच रहे हैं? लोअर रेल्म में जाने के आपके डिसीजन पर एक बार फिर से विचार करिए। वहाँ जाना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। तब तक गार्लिंग भी रूम ऑफ अथॉरिटी में एंटर कर लेता है और बाकी के 4 बुड्ढों की तरफ आते हुए बोलता है, देखो ये आलस करने का समय नहीं है। अभी जो कंडीशन है पता नहीं कब तक हम होली लैंड को डिफेंड कर पाएंगे। सैमरोक को वापस बुलाया गया ताकि प्रॉब्लम को दबाया जा सके, लेकिन हम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गए थे। हमने सोचा लोअर रेल्म में रहने वालों की होली लैंड में भुखमरी पैदा करने की योजना को हम आसानी से रोक लेंगे, लेकिन अब ये हमारी सोच से भी ज्यादा आगे बढ़ गया है। ऐसे लीडर के होने का क्या फायदा जो अपने सैनिकों को भी नहीं संभाल पाते। हमारी अभी की प्रायोरिटी ग्लोबल डोमिनेंस के लिए आवश्यक मिलिट्री पर निर्भर रहना ही होनी चाहिए। गार्लिंग और भी बोलना चाह रहा था, लेकिन तब तक वहाँ पर पड़ा एक डेंडन मुसीबत पड़ता है। गार्लिंग उस कॉल को उठाता है। वेगापंक में से एक यॉर्क का कॉल था। यॉर्क बोलती है, गार्लिंग खाना कहाँ है? एक सेलेस्टियल ड्रैगन इस तरह से तो नहीं जीता। जिस पर गार्लिंग बोलता है, यॉर्क शायद मैंने तुम्हें बताया था होली लैंड अभी फूड शॉर्टेज फेस कर रहा है और तुम्हें पता है हम इस कंडीशन से निकल सकते हैं बस एक चीज से, द मदर फ्लेम। अगर तुम्हें सचमुच एक सेलेस्टियल ड्रैगन की तरह जीना है तो जल्दी करो और वो एनर्जी बनाओ। जिस पर यॉर्क रोते हुए बोलती है, बट आई एम हंग्री और ये तो हमारी डील में नहीं था। जिस पर गार्लिंग बोलता है, वैसे तुम्हें पता है कुछ लोगों का कहना है ओरिजिनल वेगापंक इस रेबेलियन के साथ था, तो इसे उसका पश्चाताप समझो। और ये बोल के गार्लिंग कॉल रख देता है और गोरोसे इससे अपनी चर्चा जारी रखता है, जहां गार्लिंग बोलता है एक के बाद एक डिजास्टर आते ही जा रहे और ये सब तब से शुरू हुआ है जब से नीका सामने आया है। अभी भी हम इन सब को एक संयोगी कहने वाले हैं या फिर ये सब एक भाग्य का खेल है? गार्लिंग की सारी बातें सुन के जुपिटर बोलता है, फिर भी ग्रेट ईमू, चाहे कुछ भी हो जाए आपको पेंगिया कासल नहीं छोड़ना चाहिए। हमें आदेश दीजिए, हम नेवी एडमिरल को अभी एल्बाफ भेजते हैं। जिस पर गांधी वाला बुढ़ा बोलता है, हम ये नहीं कर सकते, अभी की कंडीशन को देखते हुए हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम नेवी एडमिरल्स को नहीं भेज सकते। जिस पर वर्क्यूरी अपनी सीट से खड़ा होकर बोलता है, तब तो एक बार फिर से हमें जाने की जरूरत है। जो सुन के ईमू बोलता है, वर्क्यूरी ये कोई साधारण कोइंसिडेंस नहीं है। एरोगेंस, आइडियलनेस, नेग्लिजेंस, प्राइड, इन सब का परिणाम अच्छा नहीं होता। ऑल दिस वॉज इनविटेबल। ईमू भी हालात की गंभीरता को समझ रहा है। वो याद करता है सारे इंसिडेंट जो एक के बाद एक हुए हैं। रॉक्स का फ्लावर गार्डन तक पहुंच जाना और वर्ल्ड पे रूल करने की धमकी देना, पायरेट किंग का ग्रेट पायरेट एरा स्टार्ट करना, पोसाइडन का जन्म लेना, नीका फ्रूट का चोरी हो जाना, हेराल्ड का मर जाना, लोकी का गवर्नमेंट की शिप को डिस्ट्रॉय करना, व्हाइट बियर्ड का अपनी जान देकर लूफी को बचाना, ब्लैक बियर्ड का राइज होना, कोबरा का सवाल पूछना, जॉय बॉय और डेवी जोन्स के सक्सेसर्स का आना, वीवी को कैद करने में नाकामयाब होना, सब कुछ बस ईमू को दिक्कतें ही दे रहे हैं। एक के बाद एक ये सब बहुत पहले ही लिखा जा चुका है। होली लैंड अब तुम्हारे हाथों में है। ये बोलते हुए ईमू के नीचे एक समनिंग सर्कल बन चुका होता है। गोरोसेस एक आखिरी बार ईमू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिगारलैंड बोलता है हमारे पास उन्हें रोकने का अधिकार नहीं है। इसके बाद वर्क्यूरी बोलता है, ग्रेट ईमू अगर आपने कैसल छोड़ा तो। नार्सजुरो बोलता है, हम उस जगह पर नहीं है जो उनके निर्देशों पे सवाल उठाए। जुपिटर बोलता है, ये करने से क्या परिणाम होंगे ये ईमू समा को पक्का पता होगा, कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता। और इसी के साथ ईमू होली लैंड से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एल्बाफ के वेस्ट विलेज में, जहाँ पर हजरुद्दीन और उसका क्रू है। जर्ड समर्स को अपने हाथ में पकड़कर हजरुद्दीन को दिखाते हुए बोलती है, हजरुद्दीन जरा इसे देखो, उन डीमन में से एक खुद को वापस जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जहाँ समर्स सबको चिल्लाते हुए बोलता है, सालों मुझसे पंगा मत लो, अंजाम बहुत बुरा होगा। हजरुद्दीन समर्स को देख के बोलता है, ये अभी भी जिंदा कैसे हैं? जर्ड समर्स को 2 हिस्सों में करके बोलती है, कितना अजीब है, ये तो बिल्कुल मैग्नेट की तरह है। जिस पर समर्स चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ फ्रीक तुम हो, उन्होंने तुम्हें जर्ड कहा है ना, मैं ये नाम याद रखूंगा और तुम्हें एक भयानक मौत दूंगा। इसके बाद गोल्डबर्ग एक चीज सबको दिखाते हुए बोलता है, भाई लोग तुम्हें इस चीज को एक बार देखना चाहिए। जोरो और हजरुद्दीन गोल्डबर्ग के हाथों में एक चीज देखते हैं जो है समर्स का दिल, जो स्टील से बना हुआ है। जिसे देख के जोरो बोलता है, अगर मैं इसके दिल को डिस्ट्रॉय कर दूं फिर भी इसकी बॉडी जुड़ पाएगी क्या? जो सुन के समर्स के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। लगता है जोरो का तीर एकदम निशाने पे लगा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एल्बाफ की स्कूल की तरफ, जहाँ पर फ्रैंक की पिटे हुए उसॉप और ब्रूक को संभाल रहा है।
फ्रैंकी उनसे बोलता है, अरे यार तुम लोगों की तो सारी हड्डियां टूट गई है, तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को साइबोर्ग बना सकता हूँ। जिम्बे चॉपर को ढूंढ रहा है। सांजी किलिंगम की बॉडी के पार्ट्स के साथ खेल रहा है, जहाँ किलिंगम के बॉडी पार्ट्स को एक पेड़ से लटका दिया गया है। भड़वा अभी भी जिंदा है और इनकी बकचोदियां अभी खत्म नहीं हो रही है। किलिंगम सांजी से बोलता है, सांजी तेरा नाम मैं हमेशा याद रखूंगा, तू भी मेरा नाम मत भूलना, इसका बदला तो मैं एक दिन लेके रहूंगा। जिस पर सांजी ओरा फार्मिंग करते हुए बोलता है, तेरा नाम तो मैं कब का भूल गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गुनको की तरफ, जिसे बर्फ में जमा दिया गया है। स्कूल भी एकदम सुरक्षित है, किसी ने उसे भी बर्फ में जमा दिया है। और अब लोकी, रग्नीर और लूफी खाने पे टूट पड़े हैं, और जो ये लोग खाना खा रहे हैं वो स्कूल का लंच सप्लाई है, जो बर्फ में जम चुका है, इसलिए स्वाद विहीन हो चुका है। लूफी खाते हुए बोलता है, हमें उसोप और बाकियों को भी बुलाना चाहिए, पहले खुद को ठीक करने में ध्यान दे, बाद में दूसरों के बारे में सोचना, लोकी बोलता है। इसके बाद लूफी बोलता है, लोकी तुमने जिन लोगों को बर्फ में जमाया था वो लोग मर तो नहीं गए ना। जिस पर लोकी जवाब देते हुए बोलता है, नहीं वो लोग मरेंगे तो नहीं, बस रग्नीर ही उन्हें बर्फ से निकाल सकता है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं, भाग तो नहीं पाएंगे वो लोग। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नामी की तरफ, जियूस की मदद से एल्बाफ में लगी आग को बुझा रही है। तभी उसे जंगलों में कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। नामी समझने की कोशिश करती है कि वो है क्या, लेकिन तभी एक ब्लैक स्मोक जंगल में से फूट पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जब कोई समन हो रहा होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। एल्बाफ की 5 अलग अलग जगहों से ब्लैक स्मोक फूट पड़ा है। एल्बाफ के जायंट्स ये देख के हैरान है, भाई साहब ये क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं एल्बाफ के कासल के ऊपर एक मैजिक सर्कल फॉर्म हो चुका है, कोई तो आ रहा है। फ्रैंकी और सांजी तुरंत नामी के पास पहुंचते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी तरफ कैसल के ऊपर बना मैजिक सर्कल नीचे के गाँव के चारों ओर एक ब्लैक सर्कल बना देता है। उस सर्कल के अंदर की सभी चीज ब्लैक डीमन में बदल रही है, गाँव के सारे घर और यहाँ तक कि पेड़ भी। एल्बाफ के जायंट्स ये सब देख के उभरे भी नहीं थे, तभी कैसल में से एक खतरनाक कॉन्करर हाकी का ब्लास्ट होता है, जो फील करते ही जायंट्स के बच्चे तो बेहोश हो जाते हैं। अपने मेन कैरेक्टर्स भी उस हाकी को फील करते हैं और पहचान भी जाते हैं उस हाकी को। ऐसी ही हाकी ईमू ने पहले भी रिलीज की थी गुंको की बॉडी में रहते हुए, लेकिन इस बार का स्केल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। इसके अलावा लूफी अभी भी नॉर्मल क्यों नहीं हुआ है, भाई साहब ईमू आ गया है, अब तो गियर 5 में जाने की जरूरत है। दूसरी तरफ कैसल के थ्रोन रूम में ईमू आ चुका है, उसकी हालत भी कुछ सही नहीं लग रही है, घुटनों पे आ चुका है ईमू, खून उगल देता है, सांसें भी उसकी भारी लग रही है। इसके तुरंत बाद ईमू ट्रांसफॉर्म होने लगता है, कैसल की छत टूट के बिखरने लगती है, जिसे जुरूल, डोरी और ब्रोगी भी देखते हैं। कैसल के ऊपर घने बादल छा चुके हैं, किलिंगम और समर्स की फट के हाथ में आ गई है, उन्हें पता चल गया है कौन आया है एल्बाफ में। एल्बाफ के जायंट कैसल की एक छत पर एक बंदे को देखते हैं, जिसके पास एक अजीब सा हथियार है, उसके पीछे काले बादल है जो डेविल फ्रूट की अवेकनिंग को दर्शाता है। ब्लैक स्किन, व्हाइट बाल और उसके सर पर 2 हॉर्न्स भी है, जिसके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है वर्ल्ड गवर्नमेंट क्रिएटर, वन ऑफ द फर्स्ट 20 किंगडम्स। एबिलिटी के आगे लिखा हुआ है डेविल्स फ्रूट। हमें उसका फेस दिखाया जाता है, उसके होठ के कॉर्नर पर खून लगा हुआ है, जिसे कहा गया है किंग ऑफ द वर्ल्ड सेंट नेरोना ईमू। और आखिर में ही डिसेंट लाइन के साथ चैप्टर का अंत होता है। भाई साहब फाइनली इतने सालों के बाद ईमू का फेस रिवील हो चुका है और जेंडर भी। ईमू को बैडी रूप में देखने की तमन्ना तो सबकी पूरी नहीं हो पाई। ईमू वन पीस का फाइनल विलन है, जॉय बॉय का एक लौता राइवल, किंग ऑफ वर्ल्ड, देख के फट के हाथ में आ जानी चाहिए सबकी, और ऐसा कैरेक्टर ओडा सर जी ने बनाया भी है। खैर अब तक लोगों ने ईमू को बहुत परेशान किया है, लूफी ने उसके 5 बुड्ढे पेल दिए, ड्रैगन ने उसका खाना बंद कर दिया, अब ईमू बदला लेने पे आ गया है। अब एल्बाफ में मौत का नंगा नाच होगा, अब खून की नदियां बहने वाली है, जो देखने में मजा तो बहुत आएगा।